हाँ तो बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को ऑडियो और वीडियो भेजूँगा सभी पाठों की। तो आज शुरुआत मैंने की है। शुरुआत एक ऑडियो से कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो है ये है 9th क्लास का है। पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो वैसे ये सिलेबस से रिड्यूस किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा बहुत आपको इसमें पता होना चाहिए। शुरुआत करते हैं पदार्थ से। हमारे आसपास के पदार्थ में, यानी कि पदार्थ से क्या मतलब है। पदार्थ क्या होता है? जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं, इनको पदार्थ कहा जाता है। अच्छा, ये पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अगले पाठ में पढ़ेंगे कि उन कणों को क्या कहा जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो है हम इसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जैसा कि आपको ये पता होगा। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं, एक प्लाज्मा अवस्था और एक बोस कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ऐसे कुछ बोलते हैं उसे। तीनों अवस्थाओं का जो स्वरूप होता है वो अलग अलग होता है। इसका कारण उनके कणों के बीच दूरी का होना होता है। ये जो कणों के बीच दूरी होती है, ये इन कणों के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करती है। कम या ज़्यादा होने के कारण जो होते हैं, उसका कारण जो होता है वो आकर्षण बल होता है। ठोस कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनके जो कण होते हैं वो दृढ़ होते हैं और स्थिर बने रहते हैं। इसलिए जो ठोस वस्तुएं होती हैं ये अपना आकार नहीं बदलती, ठीक है। तो इसमें इनके कण जो होते हैं वो उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एक दूसरे से परस्पर बहुत नज़दीक होते हैं और बंधे हुए रहते हैं। ये अपना स्थान नहीं बदलते हैं। हालांकि कंपन जब इनमें होता है तो ये एक अपने जो माध्य स्थिति होती है इसके इधर उधर ये थोड़ा हिलते हैं या गति करते हैं, दोलन गति कहते हैं जिसे। इसके अलावा ये कोई और गति नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जो द्रव होते हैं, द्रव के बाद जो गैस होती हैं, तो गैस में क्या होते हैं, अणु बहुत, इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच में, इसे वांडर वाल फोर्स भी कहते हैं इस आकर्षण बल को। तो ये जो कमज़ोर होता है, अंतरा आणविक जो बल इनके बीच में होता है बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए इनके अणु जो होते हैं वो दूर दूर रहते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र ये गति करते हैं। लेकिन फिर भी कम आकर्षण होने के कारण, जैसे द्रव में है तो द्रव में कम आकर्षण होने के कारण ऐसा नहीं है कि ये चले जाते हैं, छोड़ के तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी जो द्रव होते हैं, गैस होते हैं, इनमें आकर्षण बल कणों के बीच में कम होने के कारण ये जिस बर्तन में इनको डाला जाता है उसी का ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब इसमें आगे आता है गलनांक, क्वथनांक और हिमांक। तो देखो ये क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं जब इनमें बदलाव होता है, अवस्था परिवर्तन कहते हैं जिसे, जैसे ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, तो ये इनकी अवस्था परिवर्तन होता है इनमें। तो इसमें अगर आप देखोगे, ठोस का द्रव में बदलना, जैसे किताब में दे रखा है गलनांक, तो गलनांक का क्या मतलब है,
ठोस का जैसे द्रव में जो बदलता है तो उसे कहा जाता है संगलन। और जब द्रव जो है वो वाष्प में बदलता है तब उसे कहा जाता है वाष्पीकरण। इसी तरह से जब गैस जो होती है वो जब द्रव में बदलती है तो उसे कहा जाता है संघनन, और जब द्रव ठोस में बदलता है तो उसे कहा जाता है हिमीकरण। किताब में नहीं दिया होगा, किताब में हिमीकरण की जगह जमना दे रखा है। इसी तरह से कुछ पदार्थ होते हैं जो सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलते हैं और गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदलते हैं। तो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलना जब बदलते हैं तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, और वापस गैस अवस्था से ठोस अवस्था में जब पदार्थ बदलते हैं तो उसे कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, तो सामान्यतः जो है हम जब पदार्थ जैसे ठोस पदार्थ है जब हम उसे गर्म करते हैं, यानी कि जब हम उसे ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तब वो पहले द्रव में बदलता है और द्रव से फिर गैस में बदलता है। ये नियम होता है सामान्यतः। और गैस को जब हम ठंडा करते हैं और उसे कंप्रेस्ड यानी कि उसे उस पर दबाव डालते हैं तो सबसे पहले वो द्रव में बदलती है, फिर और ज़्यादा दबाव डालने पे और ज़्यादा ठंडा करने पे वो ठोस में बदलती है। तो ये एक नियम होता है। लेकिन जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं ये सीधा ठोस अवस्था में गैस में बदलते हैं और गैस से सीधा ठोस में बदलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड होता है और नेफ्थालीन होता है, एंथ्रासीन होता है, कपूर होता है। तो इनको गर्म करो तो सीधा ये गैस में बदलते हैं और इनकी गैस को ठंडा करो तो ये वापस ठोस में बदल जाते हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करो तो ये डायरेक्ट ठोस में बदल जाती है, और इसको अगर गर्म करो तो ये फिर वापस सीधा गैस में बदल जाती है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी पेपर में, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ जाता है। तो अब है सबसे पहले इसमें गलनांक, जो मैं कह रहा था गलनांक। तो गलनांक क्या होता है? गलन अंक वह तापमान जिस पर कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगता है, तो उस तापमान को कहते हैं गलनांक। ठीक है, तो गलनांक जो होता है यह वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू होता है। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं, तो जो उसके कण होते हैं उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो कण जो होते हैं अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर बहुत तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। एक सीमा के बाद जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है ये इन कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ देती है, जिसके कारण जो कण होते हैं वो अपने नियत स्थान को छोड़कर गति करने लगते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है। यानी कि ये जो ऊष्मा होती है ये इन कणों के बीच के जो आकर्षण बल होती है उसको कमज़ोर कर देती है। ठीक है, तो इस तापमान या तापांक को गलनांक कहते हैं। अब इसमें आगे आता है गुप्त ऊष्मा, या जिसे प्रसुप्त ऊष्मा भी कहा जाता है। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जब किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। ऊष्मीय ऊर्जा देते रहने पर तापमान नहीं बढ़ता। तो ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? इसका प्रयोग किताब में भी दे रखा है। जब हम बर्फ़ जो होती है उसे बर्तन बीकर में लेकर जो उसे गर्म करते हैं और उसमें थर्मामीटर डालते हैं, तो काफ़ी देर गर्म करने के बाद भी वो थर्मामीटर उसमें तापमान नहीं बढ़ता है,
तो ये जो गर्मी जो हमने दी है तो ये कहाँ जाती है, तो ये उसमें ऊर्जा जो है ठोस के जो कण होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, अपने अंतरा अणु बलों को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो ऊष्मा होती है ये छिप जाती है, जो छिपी हुई ऊष्मा होती है इसी को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, जिसके बारे में जो थर्मामीटर नहीं बताता। तो ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या है, ये पेपर में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार एक वाष्पीकरण की भी गुप्त ऊष्मा होती है, तो वो भी इसी तरह होती है कि 1 लीटर जल को उसके क्वथनांक पर गैस अवस्था से 1 लीटर जल को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक प्रश्न आता है कि जो भाप होती है वो ज़्यादा गर्म होती है एक गर्म उबलते हुए जल से, तो उसका कारण ये है भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है अधिक होती है, इसी कारण वो ज़्यादा गर्म होती है। इसके बाद अब आता है अगला ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के बारे में मैंने बता दिया था। इसमें एक और चीज़ आती है घनत्व। घनत्व एक फॉर्मूला है, घनत्व द्रव्यमान और आयतन में संबंध बताने वाला एक फॉर्मूला है, ये भी आ जाता है, जैसे कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इस सूत्र को भी आप सभी याद कर लेना, ये काम आता है। और इसके बाद 2 चीज़ें और पूछी जाती हैं पेपरों में, एक एलपीजी का पूरा नाम और सीएनजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहेंगे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और दूसरा है सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में से कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये दोनों भी याद कर लेना, ये आता है पेपर में। इसके बाद जो है इस पाठ में बाकी दे रखा है, हाँ अभी एक क्वथनांक रह गया। क्वथनांक जो होता है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई द्रव गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक हिमांक होता है, वह ताप जिस पर क्या है कोई द्रव वो क्या है ठोस बन जाती है या जम जाती है, तो उसे हिमांक कहते हैं, ठीक है। अब एक होता है क्वथनांक, एक होता है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण में भी वही होता है कि द्रव का जैसे वाष्प बन जाना या ठोस का वाष्प बन जाना, लेकिन ये क्वथनांक से थोड़ा अलग होता है। जैसे कि क्वथनांक में हम जब बहुत गर्म करते हैं, जैसे किसी पानी है, पानी को गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है, उबल के वो गैस में बनता है। लेकिन अगर हम किसी द्रव है, कोई पानी है, उसे अगर हम वैसे ही छोड़ दें, उसे गर्म ना भी करें, तो भी क्या होता है वो धीरे धीरे वाष्प में बदलता रहता है, क्योंकि जो सतह के उस पानी की सतह के जो ऊपर के जो अणु होते हैं उनमें इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो वाष्प में बदल सके। वाष्पीकरण पे कुछ कारकों का प्रभाव होता है, जैसे कि तापमान,
तापमान में क्या होता है, अगर तापमान ज़्यादा है तो पानी जो है वाष्प जल्दी बनता है। जैसे गर्मियों में होता है तो पानी जो होता है जल्दी भाप बनता है बनिस्पत सर्दियों के। इसी तरह से आर्द्रता है, आर्द्रता यानी कि नमी युक्त वातावरण है। जैसे कि बरसात के मौसम में पानी कम वाष्प बनता है क्योंकि हवा में ही बहुत पानी होता है। तीसरा एक कारक होता है सतह का क्षेत्रफल। अगर किसी पानी को जो है आप गिलास में रखोगे तो वो कम उसमें वाष्पीकरण होगा, अगर उसी की जगह आप किसी प्लेट में उसे फैला के रखोगे तो जल्दी वो सूख के उड़ जाएगा। तो एक तो इसमें ये है। बाकी एक प्रश्न और आता है इस पाठ में कि केल्विन तापमान जो है उसे सेल्सियस में बदलो और सेल्सियस को केल्विन में बदलो। तो ये बहुत ही आसान है, कोई इतना कठिन नहीं है इसमें बस ये होता है कि माना कोई तापमान दे रखा है, जैसे आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड दे रखा है और उसे केल्विन में बदलना है। तो जब हम किसी तापमान को केल्विन में बदलते हैं तो उसमें हम 273 को जोड़ देते हैं, और जब केल्विन को हम सेल्सियस में बदलते हैं तो हम 273 को घटा देते हैं। तो इसमें कुछ पाठ में न्यूमेरिकल है, उसमें देखोगे आप तो आप समझ जाओगे, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। इसलिए इसको मैं अब क्योंकि ये रिड्यूस भी हो रखा है सिलेबस, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। अब सीधा जो है जो दूसरा पार्ट है वो इसको मैं आपको कल भेजूंगा इसका। तो इसमें आप थोड़ा बहुत इसमें आपको समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया तो आप इसमें मुझे पूछ सकते हैं और घर में अपना पढ़ते रहें। बाकी क्वेश्चन आंसर मैंने इसके पहले ही लिखा दिए हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है मैं दूसरे पार्ट का आपको ऑडियो या वीडियो भेजूंगा। ठीक है, धन्यवाद।